जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है और इस जंग में अमेरिका भी लगातार कूदता नज़र आ रहा है। और वैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका की बात करें तो इज़राइल अमेरिका की प्रॉक्सी है, मिडल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला गहराता जा रहा है, इसके क्या परिणाम हमको नज़र आएँगे और क्या ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के हैं ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान को लगातार कमज़ोर करता जा रहा है अमेरिका और इज़राइल। इस पूरे मामले को समझेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस विज़िट और G7 समिट, इन सब मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, ईरान-इज़राइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। इतनी उम्मीद नहीं थी, अचानक से सारी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इस पूरी स्थिति में अगर हम देखें, भारत की बात करते हैं, तो भारत के ईरान और इज़राइल दोनों से ही काफ़ी मज़बूत रिश्ते हैं। तेल की बात करें या फिर हमारे जो सुरक्षा समझौते हैं, ऐसे में भारत की क्या आपको लगता है कि भारत इस पूरे सिचुएशन में कैसे बैलेंस आउट कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो अंबर, इसमें कोई शक नहीं। पहले हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि कैसे ये सिचुएशन है आज की तारीख में। जैसे पता होगा कि ईरान जो है और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं रहे और आज तक ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाया। उसकी वजह है इजराइल। जब भी ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब होता था, इजराइल उसके ऊपर नॉन काइनेटिक हमले कर सकता था या काइनेटिक जैसे करता था। और अब जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, और 60 डेज का विंडो भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, मगर वो बातचीत किसी नतीजे में नहीं आ रही थी और ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कतार पे था, क्योंकि वहाँ पर जो 60% इनरिचमेंट यूरेनियम का कर लो तो फिर वो वेपन ग्रेड की तरफ चला जाता है। और इस बार जो IAEA है, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एक प्रकार से UN की वॉचडॉग है, उसने भी ये कहा कि भाई जो ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशन को नहीं मान रहा और ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है और इसमें कोई नहीं कि अगले 1-2 महीने में वो 7 से 8 न्यूक्लियर हथियार बना सकता था। इसको मद्देनजर रखते हुए इजराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हाँ, ये सच्चाई है। इजराइल में जो हमला किया उसकी अंडरस्टैंडिंग अमेरिका की थी, अमेरिका ने उसको परमिशन दी होगी और जिस प्रकार से इजराइल ने हमले किए वो सटीक थे। वो पहले उन्होंने क्या किया कि इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस चाहे नताज में या फोर्दो में, उनको भी बर्बाद किया और इसके अलावा इस्फरान में भी है और अराक में भी। दूसरा, उसने जो इसके टॉप साइंटिस्ट थे, टॉप मिलिट्री जनरल थे, उनको भी मार दिया। और उसको मारा कैसे कि जो मोसाद है, इनकी इंटेलिजेंसीज जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी मानी जाती है, वो इन्फिल्ट्रेट कर गई इसराइल में। उन्होंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और 1000 से 2000 एजेंट्स अंदर जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है ये लास्ट 4 दिन की लड़ाई में इजराइल ने काफ़ी नुकसान कर दिया है ईरान पे। ईरान की फाइटिंग कैपेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है। हाँ, ये भी व्यूअर्स को समझना पड़ेगा, इजराइल और ईरान का बॉर्डर नहीं मिलता। इनके बीच में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का गैप है। इसका मतलब ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकते। इसका मतलब जो ईरान की स्ट्रेंथ है कि टैंक्स हैं, आर्टी गन्स हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो भी लड़ाई होगी वो एयर पावर से होगी और एयर पावर में कहीं न कहीं इजराइल काफ़ी आगे है ईरान से। और उसको जो अच्छे एयरक्राफ्ट मिले हुए हैं, अमेरिका से भी F-35 भी है, F-15 भी है, F-16 भी है और उसके साथ साथ उसके पास मिसाइल रॉकेट भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इजराइल का उसका जो आयरन डोम मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम वो बहुत पुख्ता है और उसके अंदर आप लेयर देखें, आयरन डोम की भी है। उसके बाद एरो 2 एरो 3 सिस्टम है अमेरिका का, वो भी साथ लगा रखा है। थर्ड है टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। तो ऐसे में मल्टी डेड है। तो ये सच्चाई है कि जो हमले किए इजराइल ने वो बहुत सटीक थे। उसने काफ़ी हद तक नुकसान किया है ईरान का। हाँ, ईरान की भी पावर है। ईरान का क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ईरान के पास मिसाइल बहुत हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह भी हैं
रॉकेट्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, जिस प्रकार शाही ड्रोन जिसने रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर बहुत कुछ किया। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, उसको इराक और जॉर्डन के इलाके से भी जाना है, तो एक सरप्राइज़ फैक्टर इतना नहीं है। और आरएफ डोम सिस्टम इनको काफ़ी हद तक 80 टू 90% करीब-करीब 90% के करीब उनको वो इंटरसेप्ट कर पाए। क्योंकि कोई भी सिस्टम नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम जो कि वर्ल्ड में पूरे मिसाइल रॉकेट को करे। तो जो नुकसान हुआ है इज़राइल पे भी, टेल अवीव पे भी हुआ है और ज ज जैसे दूसरे मेन टाउन में भी हुआ है, मगर ज़्यादा नहीं, कंपेयर टू ईरान। ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ और ऐसा लगता है ईरान ज़्यादा देर इस लड़ाई को लड़ नहीं पाएगा। उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को बहुत बड़ा डेंट कर दिया है और अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है। ऊपर से तो नज़र नहीं आ रहा, मगर एक तो हथियार दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये जो उसकी आपकी बेसिस हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहा जा रहा है जिससे मिसाइलों को रोका जा रहा है चाहे जॉर्डन में हो चाहे सीरिया में। अब बात आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब जब आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे क्या अमेरिका आ सकता फिर बातचीत करते हैं। जी सब मैं यही सवाल आपसे लेकर आ रही थी कि जिस तरह से अमेरिका इसमें बढ़ चढ़कर आगे नजर आ रहा है, पूरी स्थिति क्लियर होती जा रही है कि इसमें वो अमेरिका कूद रहा है इस जंग में। तो क्या अमेरिका ये अमेरिकन डोमिनेंस के लिए कर रहा है, रिजीम चेंज, क्या अमेरिका का उद्देश्य ईरान को लेकर नजर आता है? हाँ, पहले लेट्स सी उसका उद्देश्य क्या। देखो उद्देश्य इजराइल और अमेरिका का एक ही है कि किसी तरीके से आप जो हैं ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो फिर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। कुछ एक ऐसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं वो बोलते हैं कि जब इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर ईरान भी बना लेता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ईरान के पास भी हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम है, उसकी वजह क्या है, ईरान इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता। ये इसके अस्तित्व का सवाल हो जाएगा क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है और उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा तो इजराइल का तो नामो निशान मिट जाएगा। बहुत छोटा देश है, 90 लाख के करीब पॉपुलेशन है, 40 बाई कुछ एक एरिया ही है उसका। तो वो तो ऐसा है कि अलाउ नहीं कर सकता ईरान को न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि ईरान इजराइल को ना मानता है, वो कहता है कि इसका जो एग्जिस्टेंस ही गलत है। तो ऐसे में ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा इजराइल और इसीलिए उसने जो ये हमले किए थे। और यही दूसरे मुस्लिम वर्ल्ड हैं जो सऊदी है, यूएई है, ओमान, जॉर्डन, वो भी चाहते हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हो, क्योंकि ईरान हो सकता है आने वाले टाइम में वो न्यूक्लियर हथियार अपने प्रॉक्सीज को भी दे सकता है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह होती। और उसके अंदर जो बात कर रहे थे कि जब ईरान ने के ऊपर हमले हुए तो उसकी प्रॉक्सी आज की तारीख में बहुत कमज़ोर है, वो भी उसकी मदद नहीं कर पाई। और ये भी सच्चाई है कि अब इजराइल ईरान के साथ कोई ख़ास खड़े नहीं। ईरान के पास एक प्रकार से ईरान के पास एक रूस है, चीन है। रूस इन्वॉल्वमेंट है पूरी यूक्रेन वॉर में, कुछ ज़्यादा मदद नहीं। चीन ज़्यादा नहीं कि कुछ वेपन अम्यूनिशन भेजा है, कुछ शिप्स और एयरक्राफ्ट सुनने में आया वो किया। तो ये सच्चाई है, ईरान अकेला है, मुस्लिम वर्ल्ड में भी उसके साथ कोई नहीं खड़ा, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न पावर है, उसको वेपन भी दिए हैं और उसको ये भी करते हैं। अब ये है कि क्या अमेरिका इस लड़ाई में आना चाहता है? अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आना चाहता। अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई जो है वो नहीं आए, इसके अंदर इजराइल ही जो करना है करे। तो क्या अमेरिका इस लड़ाई में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। वो किस वजह से आ सकता है? अगर ईरान जो है उसकी जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में उस पे हमला कर देता है। वो बेसिस 8 परमानेंट हैं और 10 के करीब नॉन परमानेंट है, जो कि आपके कुवैत में भी है और आपके सीरिया में भी है, यूएई में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है और ओमान में भी है। अगर उन पे हमला कर देता है, जो कि 40 से 50 हज़ार सैनिक हैं अमेरिका के मिडल ईस्ट में, तब फिर अमेरिका डायरेक्ट आ जाएगा और वो सिचुएशन ईरान के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ईरान ऐसी कभी गलती नहीं करेगा कि वो अमेरिका को डायरेक्ट
इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, उसको अटैक करे। पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो बात आप कह रहे थे कि क्या ये लड़ाई, पहले इंडिया से पहले हम ये देखते हैं क्या क्या ये लड़ाई अब हालात क्या है। देखो जिस प्रकार से हालात हैं, ईरान ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा। ईरान के पास इतनी काबिलियत क्षमता नहीं है कि वो ज़्यादा देर मुकाबला कर पाए, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले ही कमज़ोर हो गया था जब अप्रैल 2025 में एक प्रकार से अटैक किया था इसराइल ने। और अब उसके टॉप मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट मारे गए, मोराल डाउन है। ऊपर से जिस प्रकार से अकेला रह गया है, कोई खास आए नहीं है, ना चीन आया इतना, ना रूस आया इतना खुल के। और जो इसके प्रॉक्सीज थे, चाहे हिजबुल्लाह होती और हमास, वो बहुत कमज़ोर हो गए, वो कुछ नहीं मदद कर सकते। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि वो चाहेगा कि सीज फायर हो। अगर आप मैसेजेस देखें, वो अपने मुस्लिम कंट्रीज में भी दोस्तों को बता रहा है, बात करो कि अमेरिका को मैसेज भेजा जा रहा है कि किसी तरीके से इसके अंदर बीच में आके इसको जो है एक प्रकार से अब सीज फायर होना चाहिए। मुझे लगता है वो भी बात बहुत ठीक है। अब आपका इसमें ही जो क्वेश्चन था कि क्या ये अमेरिका चाहेगा कि रेजीम चेंज हो। देखो रेजीम चेंज हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर रेजीम इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। हाँ, ये सच्चाई है, 4-5 पहलू हैं ईरान के, कि ईरान की इकॉनमी अच्छा नहीं कर, ईरान का इन्फ्लेशन बहुत है, ईरान पे सैंक्शन बड़े लगे हुए हैं, ईरान पे ह्यूमन राइट वायलेशन है, ईरान पे औरतों को अपना दर्जा नहीं दिया जाता, हिजाब मूवमेंट को कौन भूल सकता है। मगर फिर भी जब आपके ऊपर लड़ाई होती है तो फिर देश इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में ये सोचना कि अंदरूनी कोई तूफान उठेगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो चांसेस कम है। हाँ, ऐसा लगता है कि डिसकंटेंटमेंट होगी कि भाई आपने हमको मरवा दिया। हो सकता है या किसी तरीके से आयतुल्लाह अल खमानी को भी टारगेट कर देते हैं डायरेक्ट इजराइल। मगर मुझे लगता नहीं कि अभी अवाम उनके अगेंस्ट होगा। लड़ाई के दौरान में पूरा देश इकट्ठा हो जाता है तो उसके चांसेस कम। और अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो बात किससे करेंगे। तो मुझे लगता है मेन एम ये है अभी कि ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे आए और ईरान एक प्रकार से इस पे साइन करे कि भाई आने वाले टाइम में वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आज की तारीख में। और जी। अब आपने जब आगे क्वेश्चन पूछते हो कि इंडिया की क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ भारत की जी क्या सर, मैंने पोजीशन है सबसे और हम पहले का। स्टार्टिंग में आपसे ही पूछा था कि सर भारत कैसे बैलेंस आउट कर पाएगा, क्योंकि ईरान और इज़राइल दोनों से ही काफ़ी मज़बूत रिश्ते हैं। इस पे थोड़ा-सा फिर हम आगे साइप्रस पर आगे बढ़े बात करने ठीक के है, लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था पहले भी आपने। देखो भारत के दोस्ती दोनों से, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका ईरान। देखो ईरान और भारत के रिश्ते बहुत, एक समय में हम 28% ऑयल भी लेते थे, मगर जब 2018 को अमेरिका निकल गया था जेसीपीओ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील करते हैं, उसके बाद उसने काटसा लगा दिया था, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन है, और मना कर दिया कि भारत ऑयल नहीं खरीद सकता, और भारत ने 0% कर दिया था। मगर भारत ने एक शर्त रखी थी कि जो चाबार पोर्ट है उस पर काटसा नहीं लगाए, अमेरिका ने वो मान ली थी। इसका मतलब जो चाबार पोर्ट है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईरान के साथ भारत के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबार पोर्ट जो भारत ने बहुत पैसा खर्च किया है, हम ऑपरेट कर रहे हैं, हुँ, और चाबार पोर्ट अफगानिस्तान को डायरेक्ट कनेक्ट करता है बाई पासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, उसके बाद इसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, जो कि आपके ईस्ट यूरोप और रूस से जोड़ता है। जब ये इस पर काम चला बड़ी तेजी से, जब ये खत्म हो जाएगा, 4 से 5% वर्ल्ड का ट्रेड इससे जाएगा। तो इसलिए भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाबार पोर्ट। अगर लड़ाई हो जाती है, हालात खराब होते, तो चाबार पोर्ट का फ्यूचर भी डाउट में आ जाता है। इसलिए ईरान, इसमें कोई शक नहीं, भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। हाँ, ये भी सच्चाई, इजराइल भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, आर्मामेंट मिलते हैं, और इजराइल हमारे साथ जब ये हुआ था स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर, तो आपको पता है पाकिस्तान के साथ 3 देश खुल के आ गए थे। चीन आ गया था, तुर्की आ गया था, और अजरबैजान। भारत के साथ जो था, आप अगर असली मायने देखें तो इजराइल खड़ा था भारत के साथ बड़े जोरों से। इजराइल ने हमें हथियार भी देता रहा। तो ऐसे में भारत के लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी भारत को बैलेंस आउट करना है। भारत
चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो। भारत जी, के हित में नहीं है, भारत के हित में वैसे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़ाई अगर होती है तो ऑयल के रेट बढ़ेंगे। हमारा 70% ऑयल वहां से आता है, मिडिल ईस्ट से, वो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आप देखें, जो मलक्का ये अपना स्टेट ऑफ मोरूज है, उसके अंदर आप अगर ये ब्लॉकेड लगा देता है ईरान, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो फिर क्या होगा कि उधर से जो ऑयल आना बंद हो जाएगा तो हमारे को तकलीफ हो सकती है। उसके जी, बाद हमारे 40,000 के करीब लोग जो हैं वो इजराइल में हैं, और 10-15 हज़ार के करीब हमारे ईरान में हैं। उनका जी। फिर ये लोग बाहर वहाँ काम कर रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में, वो भी करीब करीब 1 करोड़ के करीब दूसरे हो लाखों जाते के हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत वो पैसा भेजते हैं, तो इसलिए भारत चाहता है डायलॉग और रेमिटेंस है, डिप्लोमेसी से। ट्रेड है, एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारा हाँ, ऑप्शन और है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अम्बर। भारत चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत हो, लड़ाई नहीं बने। मगर मैं जी। इसमें एक चीज करूंगा कि जो एससीओ ने एक वो पास किया है रेजोल्यूशन, और जिन्होंने ये कंडम किया है इस अटैक हुँ, को इसराइल का ईरान पे, भारत उसका हिस्सा नहीं रहा। अगर आप उस चीज को देख रहे हैं, हमने बोला कि भाई हम उससे एब्सेंट हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं इसराइल की तरफ ज्यादा है, मगर भारत ये चाहेगा कि एक बैलेंस मेंटेन करे। भारत के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट देश है, हम जी, नहीं क्योंकि आपको बताया चाबार के लिए ईरान, बाकी चीज के लिए, तो ये सच्चाई है। जी। सर, अब थोड़ा-सा हम साइप्रस पे बात करते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस गए और हम अगर साइप्रस की बात करते हैं, जो यात्रा रही, वो काफ़ी अहम रही और अगर इसके मायने हम समझने की कोशिश करें क्या हासिल होने वाला है या हो सकता है साइप्रस यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी की और आईमेक कॉरिडोर की बात करें, तो उसमें ये साइप्रस की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखो देखो, साइप्रस भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जी। हमें इसको इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि जैसे हुँ, हम बात करें थे ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान के साथ तुर्की बहुत जोरों से आके रहा। तुर्की हरदम ही पाकिस्तान के साथ रहा है, मगर हमने उसकी बहुत मदद की थी ऑपरेशन दोस्त में, अर्थक्वेक के बाद, हुँ, मगर वो सब कुछ भूल गए। और अब समय आ गया कि तुर्की को एक प्रकार से मिरर दिखाना। हम साइप्रस, जो ग्रीक साइप्रस है, वो इसके रिलेशनशिप नहीं अच्छे हैं तुर्की के और ग्रीस के और साइप्रस के, और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हैं। उसकी वजह यही नहीं है, उसकी वजह हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट साइप्रस। 1974 के अंदर जो नदन पोर्शन है 1/3 का, वो तुर्की ने साइप्रस का ले लिया था, और हुँ, वो अभी भी इन्होंने जो है उसको बोलते तुर्कमेनिस्तान रिपब्लिक, नॉर्दर्न साइप्रस, वो इलाका अभी भी इसके कब्जे में है, और इसको रिकॉग्नाइज करता है, यूएन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। बाकी जो इलाका 2/3 वो साइप्रस का, वो ग्रीक के साथ है। अब ये बात ऐसी है कि भारत के जो प्रधानमंत्री 20 साल के बाद पहले गए हैं, 1982 में इंदिरा गांधी गई थी, 2002 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोला, भारत और साइप्रस और ग्रीक के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ ट्रेड भी बढ़ाना चाहते हैं, टूरिज्म करते हैं। ये साइप्रस एंड ग्रीक्स आर कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू यूरोप, और जी। बहुत जरूरी है भारत है। दूसरा, 2026 में जो साइप्रस है वो वो यूरोपियन ईयू यूनियन की की प्रेसिडेंसी करेगा, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। बहुत जरूरी हो जाता है। मैं सर अगला सवाल यही पूछने वाली थी आपसे जो बोल रहे हैं कि हाँ, 2026 में ये अध्यक्षता करने वाला है, तो क्या भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल, पॉलिसी नीति है, जिस तो प्रकार, कुछ बदलाव या कुछ असर हम देख सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला आपने अंबर। और ये देखो आप, क्या बात है कि जो इसकी तरफ आप इशारा करते हैं, इंडिया, जी, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जी, भी जो जाएगा भारत से जाएगा मिडल ईस्ट में, जो कि यूएई, सऊदी अरेबिया और फिर इज़राइल से होते, जो हाफिया पोर्ट है, उसके बाद यूरोप में जाएगा। यूरोप में ग्रीस से जा रहा है, साइप्रस से जा रहा है, फिर इटली जा रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें साइप्रस कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। एक तो तुर्की को एक प्रकार सबक सिखाना, एक हमारे लिए टूरिज्म, एक वो प्रेसिडेंसी, एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत चाहेगा साइप्रस और ग्रीस से अच्छे रिलेशन हों, और यही नहीं, मेडिटेरियन सी में गैस एक्सप्लोरेशन भी जॉइंटली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
और फिर आगे जब क्वेश्चन पूछते हो G7 का फिर बातचीत करते हैं हम। सर G7 की बात कर लेते हैं क्योंकि G7 काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में गए हैं कनाडा और हालाँकि भारत अभी G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाएँगे। क्या कुछ वहाँ पर बातें रख सकते हैं सुरक्षा, विदेश नीति और व्यापार या फिर हम जो भी बातें करें, क्या सर हमें नज़र आएगा वैश्विक मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी भारत का पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे? जी। देखो बिल्कुल ठीक बोला आपने अंबर, 3-4 बातें। पहले हम देखते हैं G7 क्या है? G7 7 बेस्ट इकोनॉमीज़ का समूह है। उसके अंदर अमेरिका भी है, कनाडा भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है और जापान भी, और यूरोपियन यूनियन भी साथ होता है। तो 7 देशों का एक प्रकार से ये इम्पोर्टेंस जी, इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की। जी, और ये करीब-करीब 30% जीडीपी है इसके अंदर वर्ल्ड का, और ये हर साल मिलते हैं, और 2019 से भारत इसमें हरदम एज ए इनवाइटी जा रहा है। तो इस जी, बार ये डाउट थी क्योंकि ये कनाडा में हो रहा था। कनाडा और भारत के कुछ रिलेशन चंद एक टाइम में ठीक नहीं रहे हैं, और उसकी हुँ, वजह थी जस्टिन ट्रूडो जो पुराने प्रधानमंत्री थे। जिस प्रकार से उन्होंने फ़ॉल्स एलिगेशन भारत की तरफ उँगली उठाई कि जो हरजीत सिंह निज्जर है, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्टिविस्ट है, उसके मारने में भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट है। जबकि भारत का इससे कोई लेना-देना है नहीं। ना उन्होंने कोई आज तक हमारे को एविडेंस दिया। भारत ने कहा आप एविडेंस दें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, मगर उन्होंने नहीं दिया। और वो इसलिए कर रहे थे जो जस्टिन ट्रूडो, बिकॉज़ उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। और उनको मदद चाहिए थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह। जगमीत सिंह जो है वो खुद खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं। उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये किया। जबकि हम ये सबको पता है कि वहाँ पर इंटर गैंग राइवलरी बहुत है कनाडा में, जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप करता है काम। तो हो सकता है ये इंटर गैंग राइवलरी मारे, मगर भारत ने हरदम कहा कि आप एविडेंस दो। एविडेंस उन्होंने दिया नहीं, जिसके कारण भारत और कनाडा के रिलेशन में बहुत खटास आई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होने वाला था वो भी ठप हो गया। सच्चाई यह है कि भारत को कनाडा की जरूरत है, पर कनाडा को भारत की जरूरत भारत से ज्यादा है। ये उसको समझना चाहिए। और आज कनाडा अकेला पड़ा हुआ है। उसको टैरिफ के मामले में अमेरिका ने उसको एक प्रकार नया मोड़ दिखाया, और ये भी कहा है कि कनाडा कैन बिकम आवर 51st स्टेट। तो ऐसे एब्सो में मार्क कार्ने जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बैलेंस लगते हैं, रीजनेबल हैं, और उन्होंने भारत की इनविटेशन दी प्रधानमंत्री मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेसियसली इसको एक्सेप्ट किया, और वो वहाँ हैं। अब वहाँ पर बायलैटरल होंगे। हो सकता है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो, और मुझे मुझे लगता है कि भारत और कनाडा के रिलेशन दोबारा पटरी पाएंगे। ये दोनों देशों के फायदे में बात है, क्योंकि दोनों देश चाहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो आज की तारीख में। अंबर। जी। सर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भारत के अमेरिका, रूस और चीन इन सब से अलग-अलग रिश्ते हैं, अलग-अलग की एक इक्वेशन मेंटेन करता है भारत इन सब के साथ। लेकिन क्या G7 में भारत किसी एक पक्ष का या किसी एक का समर्थन करेगा या फिर जो भारत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है अनबायस्ड उसको ही मेंटेन करेगा? इसमें कोई शक नहीं अंबर, भारत इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। भारत जो है ये सच्चाई है, युद्ध के अगेंस्ट है। वो ये